For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Anand Ahuja sir with us, the author of A Story to Tell and Dusty Memories Unfinished. Thank you so much sir for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thank you, Gaurav. Good morning, friends, and it is indeed my pleasure कि आपने मुझे बुलाया. I'm very happy to connect with you here today. So, sir, before we get into the podcast और हम आपके बुक के बारे में जाने, I would like you to please introduce yourself to our audience. आप अपने बारे में, अपनी बुक की जर्नी के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में हमें कुछ बताएं. जी फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद आहूजा है और पेशे से प्रोफेशन से मैं डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट. आई एम फ्रॉम गुजरात, so that is the western part of India, और यहाँ पर मैं फुल टाइम कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ और हमारे करीब 3 से 4 हॉस्पिटल्स है जहाँ पर हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास ये सारी चीज़ें करते हैं. बचपन से मैं काफ़ी शाय इंट्रोवर्ट रहा हूँ, सो मेरे दिमाग में तो बहुत बड़ी दुनिया चलती है जो बाहर वर्ड्स में नहीं आती थी. सो उन चीज़ों को मैं काफ़ी अपने आप लिख लेता था. Academically I was good, so I could get into medicine. Life was otherwise smooth until you started asking questions to yourself कि ऐसा क्यों नहीं, and that is when turbulence starts inside the head, and that is when and if you are introvert, you don't have friends to discuss things with, then pen and paper is your only companion. So मैंने लिखना स्टार्ट किया. मैंने पोएट्री लिखना करीब 15 साल से स्टार्ट, like I've been writing poetry for 15 years. It's been a very long time, but वो इतना कुछ मेरा कोई ये नहीं था कि पब्लिश करें, लेकिन I used to write it very professionally. मैंने उसके लिए पोएट्री के टेक्निक सीखे. I learned syntax, meter, rhyming forms. I read a lot of poetry, especially classics, and I got really impressed with that. And उनसे सीख कर मैंने पोएम्स प्रोफेशनली सीखा. मेरे फैमिली में 3-4 राइटर्स हैं, सो आई हैव गुड इंस्पिरेशन, गुड रोल मॉडल्स टू फॉलो. एंड अभी जब लॉकडाउन हुआ तो आई गॉट सम टाइम टू रिफ्लेक्ट दैट देयर इज ओनली वन लाइफ, एंड यू नो लॉट ऑफ आवर कलीग्स वेर फॉलिंग सिक एंड डाइंग. मेरे बहुत कलीग्स एक्सपायर भी हो गए. सो दैट मेड मी थिंक दैट यू नो लाइफ इज सो अनसर्टन. इसका कोई अश्योरेंस नहीं है कि आप कब तक जियोगे. तो जो जीना है, जो करना है, वो आज करना है. सो दिन भर बहुत हेवी काम रहता था, लेकिन रात को थोड़ा मेंटली रिट्रीट करने के लिए भी और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रखने के लिए भी आई यूज्ड टू रिट्रीट इनटू द बुक वर्ल्ड. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. सो मैंने इंटरनेट को टच नहीं किया पिछले पूरे साल, पूरे लॉकडाउन में. सो आई वुड रादर read books and write things. So मैंने जितने भी और भी poems जरूरी थे to complete a collection, I wrote those poems and we went through the publishing process and we came out with this book. Okay, so that's my journey. We can say that कि लॉकडाउन में कुछ अच्छा भी हुआ है अगर देखा जाए तो. डर से या कैसे भी आपने you know, जी. हाँ, we can just sum up that only. सो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पिछले 15 साल से लिख रहे हैं और आपकी फैमिली में बहुत सारे ऑथर्स हैं. सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये उन्हीं का इम्पैक्ट है, या जैसे आपने बड़े होते हुए देखा होगा उन लोगों को, तो उन्हीं के वजह से आपने राइटिंग को चूज किया, या फिर कोई और रीजन था इसके पीछे? सी कोई एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है, सो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे. So my brother-in-law is a very renowned writer, and he actually teaches writing. He is a professor in English. मेरे एक अंकल छोटे बच्चों की कहानियां लिखते हैं, और मेरी एक कजिन है जो पोएट है. So we have good inspiration, and since environment, माहौल होता है बुक्स का. जब छुट्टियां होती हैं, my parents would bring me a lot of books to read. So my world was full of books. मेरे पास आज करीब 2 rooms भर के books होंगे. So books are world for me. So writing, and because I was shy and introvert, मैं verbally मेरा spoken word इतना नहीं था strong, मैं expressive नहीं था.
but on paper I used to write long letters to my cousins. Like जैसे pen friends होते हैं ना पहले होता था culture, अभी इतना नहीं रहा unfortunately. But I used to write 8-page, 10-page long letters to my cousins and friends. So I started writing quite then. That was my initial introduction to the writing world. And later on, I wanted to express my deeper thoughts, feelings, emotions, and poetry I thought was a very good medium for that. क्योंकि poetry में आप कम words में बहुत कुछ कह जाते हो. Of course, there's a technical part. You have to learn it. It's not easy, but it can be done. So I learned it, and I thoroughly enjoy the process of writing poems. Okay. So it helps having some influences in the family. वो impact रहा कहीं ना कहीं उन लोगों का भी आपके लाइफ में. Yes. Okay. So sir, जैसा आपने बताया कि आपने पोएट्री से रिलेटेड चीजें सीखी हुई हैं. So is there something like you wanted perfection in everything you do, या फिर कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं सबके जैसा नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे मार्केट्स में बुक हैं जिन्हें हम देखते हैं तो इट फील्स लाइक ओके इट्स अ सॉर्ट ऑफ नॉर्मल पोएट्री यू कैन से, या जो आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जितने भी बहुत सारे नए ऑथर्स आए हुए हैं तो मैंने हार्डली किसी को सुना हो कि जिसने चीजें सीखी है, लिखना सीखा है उसने. सो इज देयर सम सॉर्ट ऑफ परफेक्शन यू वांटेड टू शो टू द वर्ल्ड कि भाई ऐसे होता है, या आपको खुद को चीजें परफेक्शन से पसंद है? वेल, दो चीज आई वुड से. एक है शौकिया लिखना. आप अपने हॉबी के लिए, आप अगर अपने आप के लिए लिख रहे हो सो देन यू कैन बी फ्री. आप जैसा चाहे लिखो, कोई लिमिट्स नहीं है. लेकिन अगर आप पब्लिश कर रहे हो दैट मीन्स कि आप दूसरों के लिए लिख रहे हो, आप दुनिया के लिए लिख रहे हो. सो यू वांट देम टू रीड यू. सो देन आई फील some level of not just the content but the way of presentation, the narration, the perfection is required because there are thousands of very very good books available already in market. आप एक और ऐड करोगे, अगर आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हो किसी की लाइफ में तो वो कोई आपकी बुक क्यों पढ़े, या why should he not like dump it? So if you want me, if I want to that you should read and not just read but enjoy my books, I have to make it enjoyable for you. So वो perception से मैंने poems लिखना सीखा, professionally सीखा. I did not go to a college, but there are a lot of books which teach. और अब तो YouTube पर there are tutorials हैं. मैंने mentors रखे हैं, like writing mentors हैं. I have mentors who teach me, coach me about writing, not just writing but also the editing thing. So I learned editing also, formatting. I got professional editors to help me in my book. The publishing process, or abhi I am also exploring the promotional aspects and the marketing aspects. There are so many things to a poem or to a book. I would say it's a teamwork. Writer is a front face, लेकिन पीछे बहुत सारा like metadata भी होता है और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फेस आप देखते नहीं, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर poems या कोई भी book incomplete है. So I want to do whatever I want to do. I want to do the best way I can. And that is what made me learn it. अब तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, but when I started there were no software, so I had to learn it all. आजकल सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लाइंस को पोएट्री में कन्वर्ट कर देते हैं. आपके लिए राइमिंग के लिए सॉफ्टवेयर हैं, मीटर्स के लिए सॉफ्टवेयर है. आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती. But when I learned, it was not there. I learned 15 years ago. बट बेसिकली सर व्हाट आई फील कि जैसे आजकल हर चीज के लिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं ऑलमोस्ट. ये जैसे आपने बताया कि पोएम को लोग चेंज करके सॉफ्टवेयर के थ्रू कर देते हैं. बट व्हाट आई फील कि ये सारी चीजें ना हमारी जो थिंकिंग की कैपेसिटी है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रही है कहीं ना कहीं. जैसे अगर ये सारी चीजें नहीं रहती तो एक आदमी नॉर्मल बैठ के सोचता तो उसके माइंड में और भी बहुत सारी चीजें आती. अब यहाँ पे उसके माइंड में चलो कुछ भी लिख देता हूँ, सॉफ्टवेयर तो उसको सही कर ही देगा. व्हाट डू यू फील? जी एग्जैक्टली. और ह्यूमन माइंड हैज इनफाइनाइट पोटेंशियल, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल एल्गोरिथम बेस्ड. आप उसमें जो फीड करते हो उसको वो फिनिश करेगा. वो अपना कोई ओरिजिनल क्रिएटिव कंटेंट नहीं ऐड करेगा. इट माइट सजेस्ट यू अ गुड वर्ड, अ बेटर वर्ड, a better rhyming word, a word which suits the meter, etc. लेकिन आपके आइडियाज तो आपके ही होने चाहिए. वो आपको आइडियाज तो नहीं दे सकता. यस, अगर हम बहुत डिपेंड करेंगे तो हम अपनी थिंकिंग या अपने
दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना बंद करेंगे, which is not really a good idea, I would say. True. Okay, so sir, as we all know that the book is now released and it's performing really well on Amazon. मैंने देखा, 4.9 की rating out of 5. So can you share some insights like what a reader can expect from that book जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी है books को आपके? Yes, I just told you that there are a lot of people who write, who work behind the curtains, behind the doors. So इस book में भी मैंने बहुत सारे poems लिखे थे. So I had a compiler. So compiler उन्होंने ये arrange किया कि poems किस sequence में होनी चाहिए. Which should be the first poem, which is the second, which is the last, etc. Not just that, there are 34 poems in the book. और अगर if you are aware, the Arabic concept of love जो है कि love के 7 stages होते हैं. कि पहले desire हुआ, फिर infatuation हुआ, फिर obsession हुआ, फिर madness हुआ, फिर trust बढ़ा. ऐसे love passes through stages. So we classified unrequited love, one-sided love, in 5 stages. कि अगर आपका कोई इनकम्प्लीट लव है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, उनकी यादें होंगी, मेमोरीज होंगी. सो द फर्स्ट सेक्शन इज मेमोरीज, पोएम्स अबाउट मेमोरीज ऑफ लव. दोस मेमोरीज विल टेक यू to those romantic days and romantic moments, the romantic world which you create. So the second section is romance of love. The romance will then increase your desire. So desires की poems है. Desires अगर incomplete होंगी तो उससे आपका longing बढ़ेगा, आपका pining बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा चाहत बढ़ेगी. So longing is the next section जिसमें longing of love के लिए poems हैं. And because ultimately it is unrequited, it is incomplete, there is nothing you can do about it. So what happens is these memories, these ideas of romance, desire and longing change you. आपकी life beautiful हो जाती है. So it changes the essence of life, your behavior, your perspective to life. So the last section is about essence of life. So this entire poetry book is divided in 5 sections: memories, romance, desire, longing and essence. So ये सब classification किया. So you have 34 poems in all divided into these 5 sections. That is in short about the book. In fact, the book seems to be really interesting, and in fact, each and every poem is completely relatable. And when it comes to talk about love, the youth is completely inclined towards that only. So I must say that people are just loving this book. Can you, when I was reading, I was just curious to ask, book का नाम Dusty Memories Unfinished क्यों है? Can you explain unfinished and why that? Yes, that's quite interesting. The naming of the book. So the book is named after a title poem in the book, which is called Dusty Memories Unfinished. It also happens to be the second poem of the collection. So Dusty Memories, so memories of love जो है, so जो भी आपके memories होते हैं of love, अगर unrequited है, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिल में किसी ना किसी कोने में छुपे रहते हैं, वो गड़े रहते हैं, वो dormant है लेकिन dead नहीं है. Although incomplete, you carry those memories in your heart all your life. So धूल पड़ती है लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं. So they are dusty memories. धूल पड़ी यादें. और unfinished is a pun here. इसके 2 meanings हैं. Unfinished मतलब incomplete, क्योंकि वो प्यार या वो चाहत मुकम्मल नहीं हो पाई. So therefore it is incomplete. So incomplete के लिए unfinished. And secondly, चाहे वो incomplete हो, but those memories are still there. That love, that emotion, that feeling is still there. It is not destroyed. You might have moved on, but those memories are still there. So they are not destroyed also. So the second meaning of unfinished is undestroyed. So these are dormant memories which are incomplete but undestroyed. So dusty memories unfinished. So that is what the poem is. The title itself contains a really deep meaning. So quite. Can you share with us what motivates you to write on these topics? Well, of course, love. and for that matter, memories of love rather. I would be more specific. So, some sort of real content we are reading when we were reading?
Yeah, when I write, I have to go into that zone so that वो डेप्थ आए, क्योंकि अगर डेप्थ नहीं होगी ना तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा किसी के साथ, अपने आप के साथ भी नहीं हो पाएगा. So if you want to be true to yourself and to any person reading, you need to connect at a deeper level, at an emotional level. And for that you need to be authentic. आप fake नहीं कर सकते. अगर मैं ये feel नहीं करूँगा तो मैं genuinely honest book नहीं लिख पाऊँगा. So this is an absolutely honestly written book with very, very true, sincere emotions. So when I go into that zone, I would like to take a quote from Kiran Desai's book. She says that love is everything between the desire and the fulfillment. जब love जो है वो एक ऐसी फीलिंग है जो डिजायर से स्टार्ट होती है और फुलफिलमेंट पर खत्म हो जाती है. So इसका ये मतलब है कि जहाँ फुलफिलमेंट नहीं होता वहां पर लव खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है. So it is actually in a way only the unfulfilled love, the unrequited love which goes on forever, and that is the beauty of unfulfilled love or unrequited love. So you have a lot of memories and love remains alive, although it does not translate into relationships or it doesn't bring two people together, but the lover has a lot of memories that he creates. बहुत सारे castles बनाता है अपनी दुनिया में, and he lives happily in that fantasy world. True. So I just go into that fantasy world and re-visualize things, and I put whatever comes to my heart on paper. That is how I write. Okay. So can we expect more such books from you, or you want to try some other genre and experiment a bit as well? Like, what's the future plan? No, certainly I would like to write more. In fact, I'm already writing. मैंने इसके साथ एक short story collection भी release किया है, A Story to Tell. So they are a little dramatic stories, लेकिन वो stories इसलिए stories बनी क्योंकि उनके protagonists जो हैं वो काफी emotional लोग हैं जिन्होंने दिल से सोचा, heart से सोचा. अगर वो वैसे नहीं सोचते जैसे उन्होंने सोचा तो ये कहानी ही नहीं बनती. So हमारी लाइफ में भी बहुत सारा ड्रामा, इमोशंस हो सकता है if our heart is open to it. We all have a story, लेकिन हम अपने आप को फेंस करके रखते हैं to keep ourselves safe. So my message is that you don't need to be safe. It is okay to be let down. It is okay to feel sad. It is okay to feel disappointed sometimes. It is okay to lose sometimes. That is all part of life. एक लाइफ है, पूरी तरह से जियो, enjoy all flavors of life, because at the end of it you must have a story to tell. आपकी लाइफ की स्टोरी होनी चाहिए. So वो तभी होगी जब ऊपर नीचे होगा. अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं बात करूँ तो अगर आपका ECG ऊपर नीचे होगा तभी आप जिंदा हैं. अगर फ्लैट लाइन हो गई तो you are dead. So don't have a straight line. Have ups and downs. It is okay. So my next story collection is also almost ready. Maybe we will release around Diwali. वो भी ऐसे emotional stories हैं. Then we will have more poems. Yes, why not? Okay. Now coming to your like personal branding, sir. Personal branding as in like, do you see yourself as a brand? Like, okay, कि आज से ठीक है 5 साल बाद अगर कोई मेरी बुक उठाएगा कि okay, it's a book from आनंद आहूजा सर, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है उस बुक से? लाइक आप अपनी कोई ऐसी एक सर्टेन इमेज बनाना चाहते हैं या लाइक लोगों के माइंड में क्या इम्पैक्ट आप छोड़ना चाहते हैं अपने नाम को लेके अगर बात की जाए तो? मेरा बस एक पर्पस है that I want to live life fully uninhibited and free. So that is what reflects in my writings also. So मैं जितनी भी stories लिखूं या poetries लिखूं, you can certainly expect कि ये honestly ईमानदारी से लिखी हैं और इनमें कुछ ना कुछ like ये stories जो लिखी है, they are based on true incidents which happened. Okay. Of course we elaborate on that, but कहीं ना कहीं उसमें like पूरा 100% fiction नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई जरूर है. So मेरी आगे की stories में भी कुछ ना कुछ है, या तो कोई सुनी हुई कहानी है, एक्सपीरियंस की हुई है, या मेरे साथ खुद हुई है. ये पोएम्स भी या तो मेरी खुद की है या किसी के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है. So whatever branding, I would just say that if you pick up my book after 5 years, you can be sure कि ये authentic या रियलिटी बेस्ड बुक होगी. इसमें लाइक ऐसे ही कहने के लिए कुछ नहीं कहा होगा. They will all be sincere and true to what I feel and what I believe and how I live my life.
A person can So they relive will be his about life me. again. Yeah. Yes, that will be my brand. Just Okay. be authentic yourself. ओके 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 सर. सो सर लाइक आपने बताया कि आप पिछले 15 साल से लिख रहे हैं. सो डू यू हैव एनी राइटिंग शेड्यूल? लाइक आपने बताया कि आप एक डॉक्टर भी हैं, तो दैट मस्ट बी रियली टफ टू बैलेंस बोथ ऑफ दोज थिंग्स. तो आप कैसे लिखते हैं? एक डेली आपने कुछ स्लॉट फिक्स कर रखे हैं कि नहीं ठीक है मुझे इतने से इतने देर लिखना ही है, या फिर माइंड में कोई थॉट आया तो फोन में नोट कर लिया, बाद में बैठ के फिर लिख रहे हैं? हाउ डज इट गोज विथ यू? Yes, actually, I love to write in the midnight. I'm a night owl. मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट मैं रात को मिडनाइट के बाद मेरे जब सारे बाकी के काम हो जाते हैं. See, I am single, so as soon as I come back from hospital, मुझे कोई दूसरी फैमिली या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. I don't have a wife, I don't have kids, I don't have other things. So I do other things. I read my medical journals first. मेडिकल काम होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसमें मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में लेक्चर्स देता हूँ. So वो सारा काम मैं पहले कर लेता हूँ. And I'm done usually by 11, 11:30 or 12. And after that, I go into a different zone completely. Like it is kind of a meditation or a trance for me, and in that zone, I sit and write. So usually all my writings are past midnight. And sometimes, we have a hospital which is 150 kilometers away from my hometown. So where I go twice a week. So 2-2.5 घंटे का रास्ता है. So उस रास्ते में भी आते वक्त जाते वक्त दोनों टाइम when I am in a trance, I just close my eyes and keep thinking. And sometimes just one idea, कुछ भी क्लिक हो जाता है, I just write it in my cell phone. मैं नोट कर लेता हूँ. And then नाइट में जब हम उस जोन में जाएंगे तो we will elaborate. A lot of my stories or poems I have also written. I have dreamt about those stories and then I got up and wrote them. So ऐसा भी हुआ है कि मैं सोचता भी stories हूँ, मेरे सपनों में भी कहानी आती है. हाँ वही जो सोचते सोचते सो गए, फिर वो उसी का सपना रहा. हाँ वही दिमाग में चलता रहता है. Correct. Definitely. So sir, my next question to you of this podcast is related to we want a certain view. आपका एक point पे चाहिए था. Like there are people who are who are youth, basically you can say in their early 20s, and they are going for writing. Like उन्होंने book लिखी है and they want to pursue it as a full time job. Like वो उसे full time करना चाहते हैं. But when it comes to like what I personally feel, but like when it comes to financial perspective, the area is not that stable. Like when it comes to writing, अभी भी वो stability नहीं है हमारे इस industry में अगर देखा जाए तो as compared to others. So जैसा कि आपका तो I hope I say कि you prefer it as a side thing. So what's you suggest or what's you prefer to the person who is just willing to go for like a full time thing? इसके बारे में. Well, I would say creative writing has got a lot of potential. So ऐसा नहीं है कि ये side thing ही हो सकता है. Of course, it's a slow journey, it's a slow process, it's a long journey. So अगर आप आज कोई एक कहानी निकालते हो तो I don't think the first book will be an overnight success. There is nothing like overnight success. Even J.K. Rowling got rejected by 69 publishers before she got her contract. So even उनको भी नहीं मिला है. Even George R.R. Martin, Game of Thrones, आज it is such a rage worldwide. Why? It is because of the series, not because of the books which he wrote almost 10-15 years ago. True. So I would say you should have a patient. You should play a patient game, a waiting game. और creative writing के आज बहुत सारे forms हैं. You can write blogs, you can write stories, you can write books, you can translate those books into videos and you can become a good YouTuber. आप podcasts कर सकते हैं अपनी कहानियाँ. आप screen पे लिख सकते हो dramas के लिए, TV series के लिए, web series के लिए, movies के लिए. You can be a ghost writer and write for other writers also. So there are a lot of different avenues available. तो it's not कि आप जो पुराना कंसेप्ट है कि जो लेखक होगा वो पुराना कुर्ता पहन के एक झोला लगा के घूमेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आप सूट वूट में भी आप रह सकते हो. आपकी एक पर्सनल ऑफिस हो सकती है और आपका भी एक स्टाफ हो सकता है. Provided you monetize it and it can be done. It can be done in the right way. Like I have a lot of writer friends who are जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर अब फुल टाइम राइटिंग में हैं. I know there are doctors also who have done that.
अगर आप खालिद हुसैनी को पढ़ते हैं, अ काइट रनर या 1000 स्प्लेंडेड सन्स, सो ही वाज अ डॉक्टर एंड ही क्विट being a doctor and now he's a full-time writer. So there are a lot of people like that. True, definitely. In fact, the main conclusion is that कि अगर आप इसको as a full time कर रहे हैं तो just don't bound yourself to writing a book. Like आप और भी बहुत सारी चीजें writing में कर सकते हैं, right? Exactly. Be open to anything which comes. अगर आपका प्यार written word से है तो उसका माध्यम, उसका मीडियम कोई भी हो, बुक हो, ब्लॉग हो, कंटेंट राइटिंग हो, एड राइटिंग हो, copywriting. That is also quite creative art form, and these are all very well channelized, monetized writing avenues जहाँ पर you can have a steady regular source of income. बस ये है कि आप you have to be true to yourself, क्योंकि आजकल like there are thousands of options available. Internet has provided worldwide access to everyone, so you have a lot of competition here. So there are hundreds and thousands and millions of books on Amazon, and you have to outshine others. You have to be really good and authentic. You have to connect with the right people, and that connection, क्योंकि आप फेक करके कुछ टाइम तो चलोगे लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं हो पाएगा. But it can be done. Yes. So sir, we have talked about your journey, we have talked about your book, and आपके upcoming books के बारे में भी हमने बात की, आपकी personal branding के बारे में बात किया. Now coming to your personal life, can you share with us like what was the happiest moment of your life as of till now? Well, happiest moment I tell you was something really unexpected. I was always very intelligent and I used to get very good marks in school. So जब मैं 10th में था तो बहुत expectations थे मेरे parents के और बाकी family members के कि मेरा board में merit में number आएगा. But that did not happen. Then I realized कि क्योंकि आप तब तक आप स्कूल में होते हो तो आपका एक नैरो डोमेन होता है, 100-200 बच्चे, बट आप पूरे स्टेट लेवल पर 5 लाख बच्चों के साथ compete करते हो, then you realize where you stand. So 11th and 12th I realized that it's not just about those scores. You have to enjoy the process. It is okay whatever you score. So in 12th standard I was without any pressure. I enjoyed, and 12th में I got a 8th rank in the board. मेरा मेरिट में नंबर था. So that was like really a crazy moment because I was so excited when I did not expect it came to me. And so I think until today it's one of my most I remember that day from morning till night, every moment that I say at the past. It's been very special for me. Yes. Okay. So the last question of this podcast is like, can you share some what piece of advice would you like to give to the upcoming authors? Like there must be many people will be जो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लिखने का सोचेंगे या आपसे इंस्पायर होकर लिखने का सोचेंगे, या ऐसे और भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी बुक या अपनी स्टोरी, अपनी पोएम अभी भी लिख के अपने लैपटॉप में रखी होगी बट उन्होंने अभी तक उसे पब्लिश नहीं करवाया होगा, तो आपका क्या एडवाइस है उनके लिए? I would just suggest that you read a lot. Like they say कि अगर आपको एक कहानी लिखनी है तो आपको 100 कहानियां पढ़नी चाहिए. I once read a very good analogy कि writing a book is like cooking good food. अगर आपने अच्छा खाना अगर कभी खाया नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि खाना अच्छा क्या होता है. तो आप जो भी पकाओगे आपको अच्छा लगेगा. So that is not true. You first consume a lot of books. True. That will also give you a lot of perspective कि एक ही चीज को कितने अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है. और बहुत अमेजिंग राइटर्स हो चुके हैं अपने लिए, पिछले 100, 200, 300 साल का. So आप जिस जॉनर में लिखते हैं आप उस जॉनर को बहुत पढ़िए, उसको एंजॉय करिए. It will indirectly or subconsciously influence your writing style. You will develop a style of your own. Of course, there would be inspiration by your role models, and it is okay to get inspired and keep writing religiously. क्योंकि writing एक ऐसी चीज है कि सर अगर आज आप नहीं लिखते हो तो कल कुछ नहीं होगा. Your bread and butter, if it does not depend on it, you will not be motivated to write seriously and consistently. Writing is a solitary job. आप अकेले एक बंद कमरे में बैठकर लिखते हैं तो बहुत ज्यादा exciting या glamorous काम नहीं होता. You have to be cut off from the distractions of internet and social media. That is another challenge. So with practice वो आएगा जब आप
आपके राइटिंग को इतना एंजॉय करोगे कि किसी का फोन भी आएगा तो आप नहीं उठाओगे, you will prefer that. And I would just say that, stick true to yourself, because only when there are a lot of people who are writing what the market needs. अगर आज मैं जासूसी कहानियां लिखने लग गया तो कहीं ना कहीं वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा मेरी राइटिंग में कि ये ऑथेंटिक नहीं है. I would not do it. There are readers for every genre. आप जो भी लिखो, there are hundreds and thousands of readers for that. You write what your heart connects with. True. Just don't write what the people want. People will want everything. You will find those people. Those people will find you. Yes. Okay. Yes. But be true. And writing के दो aspects हैं. एक है art है जो आप either you are blessed with or you cultivate. And there is a technical aspect also. So I sincerely request everyone to learn that technical aspect, because आज Amazon आपको free में publishing platform देता है. So anyone who wants to write or has written something, he can upload his book and publish. But most of the books are not that at par. So I would suggest कि आप technical aspects को भी अपने polish करिए और बेहतर होते जाइए. For example, जब मैंने poems पढ़ना start किया या सीखना start किया, I love this rhyming form AABABBCB. So ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का बहुत ही फेवरेट मेरे पोएट हैं, और उनका ये पॉपुलर राइम फॉर्म होता था. और आजकल मेजॉरिटी ऑफ द सॉन्ग्स की जो मूवीज में आप सुनते हैं वो इस राइम फॉर्म पर बेस्ड होते हैं, AABA. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम, द थर्ड डज नॉट राइम. सो दैट इज देयर इन अ लॉट ऑफ माय पोएम्स. सेकेंडली, आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि एक सॉन्ग आता है, उस सॉन्ग में वो मूवी बहुत साल आगे निकल जाती है. मीन्स लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं. ऑल दैट हैपेंस इन द स्पैन ऑफ अ सॉन्ग. So people can use songs to narrate transition. So same thing, और उसके forms अलग होते हैं. So I learned those forms. So उसके rhyme forms अलग होते हैं. So I would suggest that learn the technical aspect, master the technical aspect, and then when you bring out your book, I'm sure everyone will like it, connect it, love it, because they will first connect with you and then with your book. Okay. That is what I would say, everyone. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode, and if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. Just go on Amazon, वहाँ पे सर्च करिए आनंद आहूजा. सर की दोनों बुक्स आ जाएंगी, जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें. Thank you so much, sir, for coming on our show. We are highly grateful कि आप आज हमारे शो पर आए. Thank you so much. Thank you, friends. Thank you, Gaurav ji. It's indeed my pleasure to be talking with you. Thank you so much.